हेलो बच्चों, आज हम 9th क्लास का चैप्टर 5वां चैप्टर है आपका जीवन की मौलिक इकाई। उसके बारे में पहले वीडियो में आपने देखा। सेकंड वीडियो में मैं आपको कोशिका के संरचनात्मक संगठन के बारे में बताऊंगी। अब बच्चों, हमने पहले पढ़ा कि कोशिका क्या होती है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका का चित्र के द्वारा हमने उसको समझा, उनमें अंतर समझा। और अब आगे एक कोशिका के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके अंदर हमने कोशिका झिल्ली के बारे में अध्ययन किया। कोशिका झिल्ली में मैंने आपको बताया था कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, जिसके अंदर मैंने समपराश्री, अल्प पराश्री और अति पराश्री के बारे में आपको समझाया और एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया किसमिस वाला। तो आशा करती हूँ कि आपको वो समझ में आया होगा। उससे आगे अब हम चलते हैं। उसके बाद में कोशिका झिल्ली के बाद में कोशिका भित्ति। अब बच्चों, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति होती है। यह अंतर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कि पादप कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर केवल प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये सेलुलोज क्या है भाई, ये सेलुलोज जो है एक बहुत ही जटिल पदार्थ होता है। ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है। इसके अलावा जो कोशिका भित्ति है, इसमें जीव द्रव्य कुंचन का गुण पाया जाता है। ये होता क्या है, जीव द्रव्य कुंचन। जब किसी पादप सेल में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया कि परासरण विसरण क्या है। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। परासरण और विसरण क्या होता है। विसरण पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। उसी तरीके से परासरण भी उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। ये विलय और विलाय की मात्रा पर डिपेंड करता है कि सांद्रता किसमें क्या होगी। तो अगर परासरण द्वारा किसी पादप सेल में, जिसमें उसके अंदर पानी की मात्रा हानि होती है, पानी की मात्रा अगर अंदर कम है और पानी की हानि हो रही है, तो वो कोशिका झिल्ली क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। उसमें सारा पानी निकल जाता है तो क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। ये क्रिया किसमें पाई जाती है, कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है। ये इसका गुण है। इसके अलावा कोशिका के अंदर संरचनात्मक संगठन में हम पढ़ेंगे केंद्रक। केंद्रक क्या होता है बच्चों। अब जब आप स्कूल ओपन हो जाएगी अपनी, तो मैं आपको बताऊंगी कि जो प्याज के पत्ते वाले प्याज होते हैं, वो हरा जो ग्रीन पार्ट होता है उसकी अपन पतली सी काटते हैं और फिर उसको स्लाइड पर रखकर मेथिलीन ब्लू या आयोडीन डालकर उसको स्टेन करते हैं। फिर अपने लैब के अंदर जो माइक्रोस्कोप पड़े हैं उसकी सहायता से उसको देखते हैं। तो आप जब उसको देखोगे माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो आपको इस तरीके की संरचना दिखाई देगी और उसमें एक छोटा सा धब्बा दिखाई देगा, जिसे अपन बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत का एक स्तर होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के चारों तरफ क्या पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक में बच्चों क्रोमोसोम होते हैं। ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम अनुवांशिक गुण होते हैं। आज हमारे अंदर जो भी गुण हमारे माता पिता के थ्रू आए हैं, वो इन्हीं क्रोमोसोम के थ्रू आए हैं। क्रोमोसोम में डीएनए अणु पाया जाता है, जो कि डीएनए क्या है, एक अनुवांशिकी इकाई है। डीएनए के अंदर छोटे छोटे जीन पाए जाते हैं। वो जीन जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जीन क्या होते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। डीएनए में क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। मैं आपको वापस से समझा दूं बच्चों। डीएनए के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, डीएनए से। डीएनए के ऊपर कुछ जीन पाए जाते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और डीएनए में इस क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बच्चों हम आगे देखते हैं कि इसी केंद्रक की बात करें
तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। यानी कि प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होती है। अब कोशिका भित्ति हो गई, केंद्रक हो गया, और तीसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं कोशिका द्रव्य। क्या होता है कोशिका द्रव्य? कोशिका में कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ बड़ा हल्का सा धब्बा पाया जाता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये एक तरल पदार्थ होता है, इसमें बहुत सारे घटक होते हैं जिसे इसके अंगक कहा जाता है। कोशिका द्रव्य किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य जो होता है केंद्रक। अब कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य के अंदर जब केंद्रक पाया जाता है, दोनों को मिलाकर हम उसको बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे देखते हैं। हाँ, तो उसके आगे बच्चों हम कोशिका अंगक के बारे में देखेंगे। हमने देखा कोशिका द्रव्य के बारे में। जिस कोशिका द्रव्य के अंदर पार्ट है अंतःप्रद्रवी जालिका। कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती है अंतःप्रद्रवी जालिका। ये जालिका क्या होती है? ये झिल्ली युक्त नलिकाओं का क्षेत्र होता है। कैसा होता है? नलिकाओं का क्षेत्र। ये झिल्ली युक्त नलिकाओं का क्षेत्र होता है। ये झिल्ली युक्त नलिकाओं का क्षेत्र किस तरीके का होता है? इस तरीके की नलिकाएं पाई जाती है जो एक के ऊपर इस तरीके से व्यवस्थित होती है। इन नलिकाएं जो होती है, ये नलिकाएं वो कहलाती है अंतःप्रद्रवी जालिका। ये लंबी नलिका हो सकती है और कहीं कहीं में ये गोल भी होती है। ये आयताकार थैली की तरह दिखाई देती है। इस तरीके की भी आयताकार थैली की तरह भी दिखाई देती है। अंतःप्रद्रवी जालिका के दो पार्ट होते हैं। एक होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है उसको RER कहा जाता है और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है उसको SER कहा जाता है। RER जो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है ना बच्चों, उनको शॉर्ट में बोला जाता है, इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और शॉर्ट में बोलते हैं ER। क्या बोलते हैं? ER। तो ये अंतःप्रद्रवी जालिकाएं दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ यानी कि खुरदरी, स्मूथ यानी कि चिकनी। तो जो रफ होती है उसमें राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वसा या लिपिड का निर्माण करती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझ में आ गया। दो प्रकार की है, RER और SER। इसके कार्य क्या होता है? क्या कार्य करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करती है। यहाँ से यहाँ पदार्थ को लेके जाना और वहां से यहाँ लेके जाना, यानी पदार्थों के परिवहन के अंदर ये अंतःप्रद्रवी जालिकाएं कार्य करती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है, कैसी उसकी संरचना है और ये किसका अंग है? कोशिका द्रव्य। अभी अपन कोशिका द्रव्य के अंग के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो ये अंतःप्रद्रवी जालिका उसी का एक पार्ट है। अब बच्चों, ये अपना यहाँ तक आपके कोशिका का जितना भी पार्ट कंप्लीट हुआ है उसका होमवर्क है। आप वीडियो को रोककर इसको अपनी कॉपी में नोट करें और आपको जो मार्केट के अंदर 10th की साइंस की कॉपी जो मिलती है, जिसके एक तरफ तो प्लेन पेपर होते हैं और एक तरफ लाइनिंग पेपर होते हैं, उसी के अंदर आपको काम करना है, उसके अंदर आपको होमवर्क करना है अपना। आप अपना होमवर्क वीडियो को रोककर अपनी कॉपी या नोटबुक के अंदर नोट करें। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है, आपको अंतर बताना है इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन, परासरण क्या है, जो मैंने आपको कोशिका झिल्ली के अंदर बताया था। अति परासरणीय विलयन क्या होता है और उसका उदाहरण दीजिए। चौथा क्वेश्चन, अंतःप्रद्रवी जालिका का कार्य लिखिए और कोशिका की खोज किसने की थी। ये पांचों क्वेश्चन जो है वो आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। और इसके अलावा बच्चों, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का आप अपनी कॉपी के अंदर नामांकित चित्र बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।